हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट की मनोविज्ञान में आज हम शुरू कर रहे हैं अधिगम के बारे में। अभी तक की 15 क्लास में हमने बाल विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं अधिगम यानी लर्निंग के बारे में। आज की क्लास में हम देखेंगे अधिगम क्या होता है, अधिगम की विशेषताएँ क्या क्या होती हैं, अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आज आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अधिगम यानी लर्निंग क्या होता है। सबसे पहले जितने भी इसमें बिंदु होंगे आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अधिगम का आधार क्या होता है, यानी जब हम कोई चीज़ सीखते हैं या फिर कोई चीज़ का अधिगम करते हैं किसी चीज़ का, तो उसका आधार क्या होता है। तो उसका आधार होता है अनुभव। अनुभव द्वारा ही अधिगम होता है। अधिगम का अर्थ पूछता है सामान्य अर्थ क्या होता है, विशिष्ट अर्थ क्या होता है। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना, यानी किसी भी चीज़ को सीखना ही अधिगम होता है या लर्निंग होता है। अगर विशिष्ट अर्थ की बात की जाए तो व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन ही अधिगम होता है, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन ही अधिगम होता है। अधिगम का एक क्रम होता है और यह क्रम बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जहाँ पर गलती करने की बहुत अधिक संभावना बनी रहती है। जैसे अधिगम का जो क्रम होता है इसमें सबसे पहले आता है अनुभव, यानी किसी भी चीज़ का अनुभव होता है और उस अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तब हम जिस चीज़ को सीखना चाहते हैं उसे सीख लेते हैं या उसका अधिगम कर लेते हैं। जब हम उसका अधिगम कर लेते हैं तब उसका हम विकास करते हैं, यानी उसे और अधिक ऊंचे स्तर तक लेकर जाते हैं। उसका विकास हो जाता है तब वो हमारे अंदर एक परिपक्वता के रूप में हो जाता है। यानी अगर आप इसको एक अच्छे तरीके से समझें कि अधिगम का जो क्रम होगा, सबसे पहले तो होगा अनुभव, यानी जब अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसके बारे में हमें अनुभव लेना होगा किसी से। जब हम अनुभव लेंगे तब हम खुद के अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे कि हम अगर किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन करना होगा, तो वह व्यवहार में परिवर्तन करेंगे। उसके बाद ही हम उस चीज़ को सीख पाएंगे। जब उस चीज़ को हम सीख लेंगे तब उसका और अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे, उसका और अधिक अपने अंदर विकास करेंगे और जब वो हमारे अंदर विकास हो जाएगा तो हम उस चीज़ में परिपक्व हो जाते हैं। इसके बाद आती है अधिगम की अवधारणाएँ, यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग क्या होती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, सबने अपनी अपनी अवधारणाएं दी हैं अधिगम के बारे में। सबसे पहले आते हैं सॉर्टेन। सॉर्टेन ने कहा है कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं आप इसमें देखेंगे लगभग सभी अनुभवों के बारे में ही बात करते हैं, सब में थोड़ी बहुत चेंजेज है, आप उसे ध्यान में रखें। सॉर्टेन ने कहा है कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण होने वाला अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम होता है। सॉर्टेन ने प्रतिदिन की बात की है, यानी डेली रूटीन में हम जो भी नए नए अनुभव करते हैं उसके कारण हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है वही अधिगम होता है। गिलफोर्ड की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। परिभाषा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, यानी किसी भी व्यवहार के कारण जब हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं उसके लिए हम जो व्यवहार में परिवर्तन करते हैं उसी व्यवहार के कारण हमारे व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है। ऐसा कहा है गिलफोर्ड ने। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही अधिगम है, या फिर कह सकते हैं नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही अधिगम है। ऐसा कहा है वुडवर्थ ने। इन्होंने कहा कि कोई भी जब हम नई जानकारी अर्जित कर लेते हैं या फिर किसी भी क्रिया के प्रति हम जो प्रतिक्रिया करते हैं उसके बारे में हम कुछ नया सीख लेते हैं, उस नई प्रतिक्रिया अर्जित कर लेते हैं, तो वही अधिगम होता है। तो नवीन ज्ञान वुडवर्थ ने कहा है। इसके बाद आती है स्किनर की परिभाषा। परीक्षा की दृष्टि से गिलफोर्ड, स्किनर, गेट्स, ये चार लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वुडवर्थ की परिभाषा भी पूछी जाती है लेकिन गिलफोर्ड, स्किनर और गेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। स्किनर ने कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है, यानी हमारे जो व्यवहार में उत्तरोत्तर जो अनुकूलन होता है किसी भी क्रिया के प्रति या फिर किसी भी कार्य के प्रति जो हम अनुकूलन करते हैं उसके साथ जो हम तालमेल बिठाते हैं उसमें जो उत्तरोत्तर अनुकूलन होता है वही अधिगम होता है। यानी
व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है, ऐसा कहा है स्किनर ने। इसके बाद गेट्स की परिभाषा आती है। गेट्स ने कहा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन। यानी गेट्स ने अनुभव के साथ साथ प्रशिक्षण की बात की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक मनोवैज्ञानिक से एक एक शब्द को जोड़कर बात मतलब याद कर सकते हैं। जैसे गेट्स का है अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। स्किनर ने कहा है उत्तरोत्तर अनुकूलन। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रिया का अर्जित करना। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक। और सार्टर ने कहा है कि प्रतिदिन। तो एक एक शब्द एक एक मनोवैज्ञानिक से आप लिंक कर लें, जोड़ लें और आप इसे याद कर लें। ये परिभाषाएं किसी भी टेट की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट यही दे दिया जाता है और उसमें से कोई भी एक ऐसा मतलब टॉपिक होता है जो नहीं होता है, वही उसका सही उत्तर होता है। तो आइए देखते हैं अधिगम की विशेषताओं के बारे में। जैसे अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अभी हमने पढ़ा है कि अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम जो होता है वो अनुभवों का परिणाम होता है। जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं तो जो हमारे अंदर उसके प्रति जो अनुभव हमें प्राप्त होता है वो अधिगम होता है। यानी अधिगम जो है वो अनुभव का परिणाम होता है, अनुभव के परिणाम स्वरूप ही अधिगम होता है। अधिगम नवीन ज्ञान का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है कि नवीन ज्ञान अर्जित करना भी अधिगम होता है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा है। तो नवीन ज्ञान का परिणाम अधिगम होता है, यह भी सही है। अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन यानी अनुकूलन। जैसे किसी भी क्रिया के प्रति की जो हम एक मिनट, जैसे अब यहाँ पे अभी आप परिभाषा देख लें यहाँ पे स्किनर की कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम होता है। इसी के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन कह लें या फिर अनुकूलन कर लें। अधिगम अनुकूलन की प्रक्रिया है या फिर अधिगम जो है एक समायोजन की प्रक्रिया है। इसके बाद अधिगम कार्य व परिणाम है। यानी अधिगम जो होता है जब हम किसी कार्य को करते हैं उसको जो सीखते हैं, इसके साथ साथ उसका जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, यानी उसके कार्य के मतलब परिणाम स्वरूप जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है वही अधिगम होता है। तो कई बार ऐसे सेंटेंस बनाकर दे देता है जो परीक्षाओं में उलझाने का कार्य करता है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि अधिगम कार्य व परिणाम है। अधिगम का संबंध व्यवहार से है, यह भी सही बात। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम होता है। अधिगम नवीन प्रतिक्रिया है। अभी हमने देखा कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का निर्माण ही अधिगम होता है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा है। अधिगम प्रशिक्षण का परिणाम है, यह भी सही बात है। अभी हमने गेट्स की परिभाषा जो देखी है कि व्यवहार में अनुभव एवं प्रशिक्षण के मतलब परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होता है व्यवहार में वही अधिगम होता है। अधिगम सतत प्रक्रिया है। अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी व्यक्ति जो होता है जीवन पर्यंत जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति जो है कुछ न कुछ सीखता रहता है, इसलिए जो अधिगम होता है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि जितने भी जीव जंतु जीवधारी हैं अपनी धरा पर धरती पर सभी अधिगम करते हैं, यानी सभी अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसके बाद अनअधिगम भी अधिगम है। कई बार न सीखना भी सीखना हो जाता है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं इनडायरेक्टली जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं, मतलब न चाहते हुए भी जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं वो भी हमारा जो एक अधिगम होता है। अनअधिगम भी अधिगम है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप ध्यान में रखिए कि अनअधिगम भी अधिगम होता है। अधिगम आदतों का निर्माण है। बिल्कुल सही बात। आदतों के निर्माण के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो अधिगम जो है वो आदतों का निर्माण है। अधिगम आवश्यकता मूलक है। यानी कि जब हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसके प्रति कोई चीज़ जब सीखते हैं तो हम अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो चीज़ सीखते हैं वो हमें अधिगम होता है। इसलिए जो अधिगम होता है वो आवश्यकता का मूलक है। तो ये रही अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषताएं, आप इसे ध्यान में रखिए, एक दो बार अच्छे से सुन लीजिए। आगे देखते हैं अधिगम की शैलियाँ क्या क्या हैं, यानी हम किन किन तरीक़ों से अधिगम को करते हैं या फिर हम किन किन तरीक़ों से किसी भी चीज़ को सीखते हैं। तो शैलियों का मतलब होता है सीखने का पद्धति या फिर तरीका। जो हमारा सीखने का तरीका होता है, जो हमारा सीखने की कोई पद्धति होती है, वही होती है अधिगम की शैली।
तो 4 महत्वपूर्ण अधिगम की शैलियाँ हैं। सबसे पहले देखते हैं विराम अविराम शैली। विराम शैली का मतलब होता है कि जब हम कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेकर या फिर रुक रुक कर, जैसे हमें पूरा मनोविज्ञान पढ़ना है, मनोविज्ञान बहुत बड़ी टॉपिक है, तो हम इसको एक एक टॉपिक एक एक दिन में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा हो गया विराम सीखना। जैसे अगर हम इसमें भी, जैसे मान लीजिए हम, ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये अधिगम है, तो अधिगम में बहुत सारे टॉपिक हैं, हम एक एक टॉपिक को एक एक दिन में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा हो गया विराम सीखना। वहीं पे अगर हम एक ही दिन में सारा अधिगम सीख लें, कोई भी मैराथन क्लास लें 12 घंटे 14 घंटे के, उसमें पूरा जो है अधिगम सीख लें, तब वो हो जाता है हमारा अविराम शैली। विराम शैली का उपयोग करते हैं ज़्यादातर जो कमज़ोर बालक होते हैं वो, क्योंकि वो एक बार में कोई भी चीज़ सीख नहीं पाते हैं। जब भी कोई विषय वस्तु बड़ी होती है तो उसे छोटे छोटे खंडों में बांट लिया जाता है, उसके बाद विराम लेकर एक एक खंड को धीरे धीरे सीखता है। तो ज़्यादातर जो कमज़ोर बालक होते हैं वो लगातार किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाते हैं, तो किसी भी बड़े टॉपिक को छोटे छोटे खंडों में बांटकर उसको सीखते हैं। तो ये होता है विराम सीखना, यानी विराम लेकर सीखना। अविराम सीखना मतलब होता है कि एक ही बार में पूरे टॉपिक को कवर कर लेना, यानी जैसे हम अधिगम पढ़ रहे हैं तो एक ही बार में संपूर्ण अधिगम को पढ़ लेना। इसमें और भी सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे अगर कोई विषय वस्तु छोटी हो तो एक ही बार में उसका अध्ययन कर लिया जाता है या फिर एक ही बार में उसे सीख लिया जाता है, तो इसे कहते हैं अविराम सीखना। ज़्यादातर जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं किसी भी टॉपिक को अगर जब वो पढ़ते हैं तो एक ही बार में संपूर्ण टॉपिक को सीख लेते हैं। तो ये सबसे पहली शैली हो गई विराम अविराम शैली। इसके बाद आती है अंशपूर्ण शैली। अंशपूर्ण शैली भी ठीक विराम अविराम की तरह होती है। अंशपूर्ण शैली में जैसे अंश का मतलब हो गया कोई भी टॉपिक है उसके छोटे छोटे अंशों में बांटकर, यानी छोटे छोटे अंश को हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो जो कमज़ोर बालक होते हैं किसी भी बड़े टॉपिक को एक बार में नहीं सीख पाते हैं, तो उसको छोटे छोटे अंशों में बांटकर, यानी उसके छोटे छोटे अंश को सीखते हैं। वहीं पे जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो संपूर्ण टॉपिक को पूर्ण रूप से एक ही बार में सीख लेते हैं। तो ये हो गया अंशपूर्ण शैली। इसके बाद आता है प्रासंगिक या साभिप्राय शैली। प्रासंगिक का मतलब होता है प्रसंग में किसी भी चीज़ को सीख लेना। जैसे हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं और उसमें अचानक से किसी अन्य चीज़ को सीख लेते हैं, तो होता है हमारा प्रासंगिक शैली। प्रासंगिक का मतलब होता है जैसे बिना योजना के अनायास किसी चीज़ को सीख लेना, प्रासंगिक शैली। जैसे आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में सड़क पे जो है गड्ढे हैं, आपको मालूम नहीं है, आप जा रहे हैं, आपके आगे आपके कोई दूसरी गाड़ी जा रही है। जैसे ही आप देखते हैं कि वह गाड़ी गड्ढे में कूदती है तो आप तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, आप उस रास्ते से न जाकर आप रास्ता बदल लेते हैं। यानी आपने न सीखते हुए भी उस प्रसंग में आपने देखा कि कोई और गलती कर रहा है, आपने उसकी गलती से जो सीख लिया, अनायास सीखना, यानी आपने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है, बिना किसी योजना के आपने इस चीज़ को सीखा है। तो ये हो गया हमारा प्रासंगिक शैली, यानी हमने इसे किसी प्रसंग में सीख लिया है। इसके साथ साथ साभिप्राय शैली। साभिप्राय का मतलब होता है कि किसी न किसी अभिप्राय से हम जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो होता है साभिप्राय शैली। साभिप्राय में होता है कि किसी उद्देश्य के लिए सीखना, यानी उद्देश्यपूर्ण सीखना ही साभिप्राय शैली होती है। इसके बाद आती है औपचारिक अनौपचारिक शैली। औपचारिकता में होता है कि जैसे हम हमारी जो डेली विद्यालय जाते हैं तो ये हमारा औपचारिक शिक्षण होता है। औपचारिक शिक्षण में हम जो भी चीज़ जैसे सीखते हैं वो हमारा होता है औपचारिक शैली। यानी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जब हम किसी निश्चित समय पर, निश्चित नियम द्वारा, निश्चित विद्यालय में, निश्चित उद्देश्य के साथ जब कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारा होता है औपचारिक सीखना, यानी जो हमारा फॉर्मल होता है। हम किसी भी चीज़, किसी न किसी उद्देश्य से किसी चीज़ को जब सीखना चाहते हैं वो हमारा होता है औपचारिक सीखना। अनौपचारिक सीखना यानी बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी नियम के सीखा जाने वाला जो हमारा शैली होती है, यानी जो हम जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, अपने से बड़ों को देखकर या फिर अपने से छोटों को ही देखकर, जो भी कुछ हम जीवन भर अपने सीखते रहते हैं वो हमारा होता है अनौपचारिक सीखना। इसे अनौपचारिक शैली भी कहते हैं। तो ये हमारी अधिगम की महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं: विराम अविराम शैली, अंशपूर्ण शैली, प्रासंगिक और साभिप्राय शैली, औपचारिक अनौपचारिक शैली। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड आशुबेल के अनुसार सीखना कितने प्रकार का होता है। तो जो डेविड आशुबेल हैं इन्होंने सीखने के 4 प्रकार बताए हैं: अभिग्रहण, रटंत सीखना,
अन्वेषण या खोजपूर्ण सीखना, और इसके बाद आता है अर्थपूर्ण सीखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिग्रहण सीखना क्या होता है। अभिग्रहण का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है उसे हमें सीखना है और हर हाल में सीखना है, चाहे तो हम उसे समझ कर सीखें, चाहे तो हम उसे रट कर सीखें, हमें सीखना है तो बस सीखना है। जैसे जब एग्ज़ाम आपके नज़दीक आता है, आपने अभी तक तो जो भी चीज़ समझे ठीक है, जो रट पाए ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम आपके बस हो गया कि जैसे मुझे कल एग्ज़ाम में जाना ही है और कोई टॉपिक है जो आपको मतलब तैयार नहीं है, अब आप उस पर किसी कर बल छल जो भी होता है सब कुछ लगाकर आप उस टॉपिक को आज सीख लेना चाहते हैं। तो इसमें ये आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जितनी भी चीज़ें आप उसमें समझ पाते हैं उसे समझ लेते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं क्योंकि मुझे कल ही एग्ज़ाम देना है, आप उस चीज़ को रट लेते हैं। तो यही होता है अभिग्रहण, यानी सीखने के दौरान व्यक्ति जिस विषय वस्तु को समझ पाता है उसे समझ लेता है, जिसे नहीं समझ पाता है उसे रट लेता है, इसे कहते हैं अभिग्रहण। दूसरा है रटंत सीखना। जो 4 से 7 वर्ष के बालक होते हैं, 4 से 7 वर्ष के बालकों के लिए आदर्श काल कहा जाता है, रटने का आदर्श काल। यानी जो शुरुआती दौर में जो 4 से 7 वर्ष के बालक होते हैं वो उनका रटने का आदर्श काल होता है। इसी 4 से 7 वर्ष में हम बच्चों को क ख ग का ज्ञान, ABCD का ज्ञान, इन सभी छोटे और गिनती का ज्ञान, टेबल का ज्ञान, ये सब करवाते हैं, क्योंकि ये वह अवस्था होती है जब बालक का मस्तिष्क शिक्षा की दृष्टि से खाली होता है। उसमें जैसे कह सकते हैं ना कि ब्लैंक मेमोरी होती है। अब उसमें जो है बालक जो भी चीज़ मतलब सीखेगा वो उसे उसके मस्तिष्क में वो फीड होता जाता है, यानी उसका जो रटने का पावर होता है, रटने का जो तरीका होता है, या फिर कह सकते हैं रटने की जो क्षमता होती है सर्वाधिक होती है। तो 4 से 7 वर्ष के बालक जो होते हैं वो रटने का उनका आदर्श काल होता है। इसके बाद होता है कि अन्वेषण या फिर खोजपूर्ण सीखना। किसी भी चीज़ के बारे में जब आपको जानकारी दी जाती है, जब आप उसके बारे में स्वयं से खोज करते हैं, जैसे आपने विद्यालय में किसी भी टॉपिक को पढ़ा है, जैसे आपने विद्यालय में पढ़ा कि अधिगम क्या होता है, आपके टीचर ने आपको अधिगम के बारे में बताया, आप घर आते हैं तो आप अन्य सोर्स से भी अधिगम के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, अन्य टीचर को भी आप यूट्यूब पर सर्च करके देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। तो उसके बारे में आप जो भी खोज कर रहे हैं, यानी जो भी अन्वेषण कर रहे हैं, आप अपने ज्ञान को और गहन और अधिक विस्तार देना चाह रहे हैं, अपनी जानकारियों को खोज कर उसमें सम्मिलित करते हुए नया ज्ञान सीख रहे हैं, तो वही होता है अन्वेषण या फिर खोजपूर्ण सीखना। इसके बाद आता है चौथा अर्थपूर्ण सीखना, यानी किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए सबसे पहले उसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद सरलता से सीख लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे अगर कोई भी विषय वस्तु आपको पढ़ाई जा रही है, अगर आप उसके अर्थ को समझ लेते हैं तब वह चीज़ आपको सीखने में कठिनाई नहीं होती है, आप बहुत ही सरलता से उस चीज़ को सीख लेते हैं। जब आपको उसका अर्थ पता हो जाता है तो ना आपको रटने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कोई विशेष आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है, कोई विशेष तरीका अपनाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उसे समझ लेते हैं तो आपके लिए वो अस्थायी हो जाता है और आप उसे अधिक समय तक आपके मस्तिष्क में रख सकते हैं। इसके बाद आता है अधिगम का स्थानांतरण। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे जाते रहते हैं। अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जब भी हम किसी विषय वस्तु को सीखते हैं, जैसे आज हमने किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ सीखा है, दूसरी परिस्थिति में जब हम उसका उपयोग करते हैं, या तो हमारी सहायता करेगा, या तो हमें जो हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा, या फिर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अधिगम का वही स्थानांतरण होता है, यानी एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में जो हमारे लिए उपयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण होता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं कार्लसनिक, पीटरसन और अंडरवुड की। कार्लसनिक ने इसके बाद अधिगम के स्थानांतरण के बारे में कहा है कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, योग्यता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण है। यानी एक परिस्थिति में जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, या फिर जो भी हम योग्यता प्राप्त करते हैं, या फिर कोई भी कौशल जब हम सीखते हैं, दूसरी परिस्थिति में जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वही अधिगम का स्थानांतरण होता है या फिर अधिगम का अंतरण होता है। जैसे हम कहीं पे जाते हैं, जब किसी भी चीज़ के बारे में या फिर कोई घटना हमारे सामने घटित होती है, उसके बारे में हम जो कुछ भी चीज़ सीखते हैं, जब हम दूसरी परिस्थिति में उसको लागू कर लेते हैं तब होता है वो हमारा अधिगम का अंतरण। जैसे हम मान लीजिए हम बाइक लेकर जा रहे हैं,
रास्ते में कोई चौराहा पड़ता है, तो वहाँ पे हमने अचानक से टर्न ले लिया, हमें नहीं पता होता है कुछ भी, तो हम टर्न लेते हैं तो पीछे से बाइक वाले आके अगर मान लीजिए आपको भिड़ा देते हैं, फिर ठोक देते हैं, तो आप अगली बार से अलर्ट हो जाते हैं। दूसरी परिस्थिति में जब आप कभी भी बाइक लेकर निकलेंगे तो आप उस चौराहे पर अलर्ट रहेंगे, सतर्क रहेंगे और जो है समझबूझ कर ही बाइक को मतलब कि टर्न लेंगे। तो ये होता है एक परिस्थिति में जब सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में हम उसका उपयोग करते हैं, तो यही होता है अधिगम का अंतरण। पीटरसन कहते हैं अधिगम का अंतरण जो होता है वो अनुभवों का विनियोग है, यानी अधिगम का जो अंतरण होता है, अधिगम का जो ट्रांसफ़र होता है वो अनुभवों का विनियोग होता है। अंडरवुड कहते हैं अधिगम अंतरण से अभिप्राय वर्तमान क्रिया पर होने वाली पूर्व अनुभव का प्रभाव, यानी वर्तमान में अगर हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो हमारा जो पूर्व का अनुभव होता है जो हमारा मदद करता है वही होता है अधिगम का अंतरण। यानी हमने जो पूर्व में हमें जो अनुभव प्राप्त किया है, वर्तमान में सीखने के दौरान जो भी हम उसका लाभ उठा पा रहे हैं, उसका उपयोग कर पा रहे हैं, वही होता है अधिगम का अंतरण। ऐसा कहा है अंडरवुड ने। अधिगम के अंतरण के बारे में पूछता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो अधिगम के अंतरण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक अधिगम, जिसे धनात्मक अधिगम अंतरण भी कहते हैं, नकारात्मक या फिर ऋणात्मक अधिगम अंतरण, शून्य अधिगम अंतरण। इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। सकारात्मक अधिगम अंतरण क्या होता है? जब भी किसी पहली परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में लाभ पहुंचाता है, तब उसे कहते हैं हम सकारात्मक अधिगम अंतरण। जैसे हमने गणित को सीख लिया है कि सवाल कैसे लगाया जाता है, बहुत सारे फार्मूला के बारे में हमने सीख लिया है, हमें जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया है, तो फिजिक्स में जब हम सवाल लगाने जाते हैं तो उसका हमें लाभ मिलता है। ठीक है, इसे आप रिवर्स भी कर सकते हैं कि फिजिक्स का जो अध्ययन कर लेने के बाद उसका जो सवाल लगाने का तरीका होता है या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो तरीका होता है, उसको सीख लेने के बाद जब हम गणित सॉल्व करते हैं तो वो भी हमें एक सकारात्मक जो हमारा अधिगम अंतरण होता है, यानी पहले विषय का सीखा ज्ञान दूसरे विषय में हमें लाभ पहुंचा रहा है, तो इसे कहते हैं सकारात्मक अधिगम अंतरण। अब सकारात्मक अधिगम अंतरण जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। क्षैतिज अधिगम अंतरण, जिसे जो होता है सेम सब्जेक्ट में, जैसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हमने किसी टॉपिक को जो है लाइटली पढ़ा है, जैसे बहुत डीप में जाकर नहीं पढ़े हैं, बाद में जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो और डीप में जाकर अध्ययन करते हैं, तो होता है हमारा क्षैतिज अधिगम अंतरण। या फिर कह सकते हैं कि जब एक ही विषय में जब हम निचले स्तर से ऊपर स्तर तक जाते हैं तो हमारा होता है क्षैतिज अधिगम अंतरण। जैसे राजनीति विज्ञान को पढ़कर जब हम लोक प्रशासन में उसका मदद लेते हैं, राजनीति विज्ञान को जब आप पढ़ते हैं उसमें लोक प्रशासन से संबंधित बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो राजनीति विज्ञान पढ़कर जब आप लोक प्रशासन की तरफ जाते हैं तो राजनीति विज्ञान आपका मदद करता है लोक प्रशासन में। वैसे ही दूसरा है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, या फिर कह सकते हैं लंबवत अधिगम अंतरण, जिसे जो इंटर सब्जेक्ट होता है, यानी 2 सब्जेक्ट के बीच में होता है। क्षैतिज अधिगम अंतरण एक ही सब्जेक्ट में होता है, एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक दूसरे टॉपिक में मदद कर रहा है, जबकि जो ऊर्ध्व या लंबवत अधिगम अंतरण होता है इसमें एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में मदद कर रहा है। जैसे हमने साइकिल चलाना सीख लिया है, उसके बाद जब हम मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं तो मोटरसाइकिल को बैलेंस करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, हम उसका हैंडल संभाल लेते हैं, उससे 2 पहिए पे दौड़ा सकते हैं, बस हमें गियर लगाना और एक्सीलरेटर का उपयोग कैसे करना है, क्लच कैसे लगाना है, ब्रेक कैसे लगाना है, इसके बारे में सीखना होता है। तो जो साइकिल पर हमने बैलेंस करना सीखा है वो मोटरसाइकिल पर बैलेंस करने के लिए हमें सीखना नहीं पड़ता है। तो यही होता है हमारा ऊर्ध्व या फिर लंबवत अधिगम अंतरण। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे जीप चलाकर बस चलाना सीख लेना, ट्रैक्टर चलाकर बस चलाना सीख लेना, तो मतलब एक निचले स्तर से जब आप ऊपर के स्तर तक जाते हैं तो वही होता है हमारा लंबवत अधिगम अंतरण या फिर ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। इसके बाद आता है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण, या फिर कह सकते हैं द्विपक्षीय अधिगम अंतरण। जैसे हमने एक हाथ से कोई कौशल प्राप्त कर लिया है, जब उस कौशल का उपयोग हम दूसरे हाथ से भी करना प्रारंभ कर देते हैं तब होता है वो हमारा द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। जैसे महात्मा गांधी दाहिने हाथ से लिखते थे, फिर बाद में वो बाएं हाथ से भी लिखना प्रारंभ कर दिए थे, तो उनका हो गया द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। यानी जब हम अपने एक पक्ष में सीखे ज्ञान का दूसरे पक्ष में भी उपयोग कर पा रहे हैं तो वही होता है हमारा द्विपार्श्विक। इसमें होता है जैसे मान लीजिए दाहिने हाथ से लिख रहे हैं कि कल मुझे विद्यालय जाना है
वहाँ पे वो एक ही साथ जो है बाएं हाथ से लिख रहे हैं कि कल मुझे विद्यालय नहीं जाना है। मतलब कि हम दो अलग अलग टॉपिक को दोनों हाथ से एक साथ लिख सकते हैं। तो ऐसा होता है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। इसके बाद आता है नकारात्मक अधिगम अंतरण, या फिर जिसे कह सकते हैं ऋणात्मक अधिगम अंतरण, जो हमारा दूसरा अधिगम अंतरण होता है। इसमें क्या होता है, पहली परिस्थिति में जो सीखा ज्ञान होता है दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करता है। तो ऐसा जो अधिगम अंतरण होता है जो एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करे तो उसे कहते हैं नकारात्मक अधिगम अंतरण। जैसे पहली परिस्थिति में हमने सीख लिया कि हिंदी में लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जब हम संस्कृत में जाते हैं उसका व्याकरण पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है कि लिंग तीन प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो हमारा जो एक विषय में सीखा ज्ञान था दूसरे विषय में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप कोई दोपहिया वाहन चला रहे हैं जिसमें बाएं पैर से आप गियर लगाते हैं, दाहिने पैर से ब्रेक लगाते हैं। वहीं पे आपको कोई दूसरी दोपहिया वाहन मिल जाए जिसमें दाहिने पैर से आपको गियर लगाना पड़े, बाएं पैर से आपको ब्रेक लगाना पड़े, तो कई बार अचानक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आप ब्रेक की बजाय गियर लगा देते हैं और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो ऐसा अधिगम अंतरण जो होता है वो नकारात्मक अधिगम अंतरण होता है। इसके बाद आता है शून्य अधिगम अंतरण, यानी कि एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान का दूसरी परिस्थिति से कोई लेना देना ना हो, यानी एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान दूसरी परिस्थिति पर कोई प्रभाव न डाले, वो होता है शून्य अधिगम अंतरण। इसे एक पक्षीय अधिगम अंतरण भी कहते हैं। एक पक्षीय अधिगम अंतरण शून्य अधिगम अंतरण का ही एक प्रकार होता है जिसमें एक पक्ष से सीखा ज्ञान दूसरे पक्ष पर कोई प्रभाव न डाले। जैसे हमने दाहिने हाथ से लिखना सीखा है तो बाएं हाथ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, हम बाएं हाथ से नहीं लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा एक पक्षीय अधिगम अंतरण। इसमें जैसे देख सकते हैं आप, हमने अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया है तो उसके बाद हम गणित का सवाल लगाने जा रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी पढ़ना सीखने से गणित के सवाल लगाने से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। तो यानी एक पक्ष का यानी एक विषय का सीखा ज्ञान दूसरे विषय के ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमारे दाहिने हाथ में चोट लग गई, तो दाहिने हाथ में चोट लगने का बाएं हाथ में चोट लगने से कोई प्रभाव नहीं होता है। हमारे दाहिने हाथ में चोट लगी है तो दर्द भी दाहिने हाथ में होगा, कार्य करने में जो समस्या होगी वो भी हमारे दाहिने हाथ में होगी, उसका प्रभाव बाएं हाथ पर नहीं पड़ता है। तो ये होता है हमारा शून्य अधिगम अंतरण। तो कल की क्लास में हम देखेंगे अधिगम अंतरण के जो सिद्धांत हैं, 5 से 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं अधिगम अंतरण के, जिसे हम कल पढ़ेंगे। और इसके बाद जो है हम अधिगम के बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।